आज का हमारा टॉपिक था जो हम पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने सारा पढ़ा और जिसमें हमने बैक्टीरिया, फंगी के बारे में पढ़ लिया। हम पढ़ रहे थे एल्गी के बारे में। एल्गी के बारे में हमने पढ़ा था कि एल्गी क्या चीज है, इसमें ग्रीन कलर मौजूद है इसलिए अपना खाना खुद बना सकती है, इसलिए इसको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एल्गी के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, ग्रीन एल्गी थी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को बैक्टीरिया के ग्रुप में रखा जाता है, साइनोबैक्टीरियम में रखा जाता है। इसी तरह से ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और गोल्डन ब्राउन। तो रेड एल्गी के बारे में शायद मैंने कल आपको बताया, तो मुझे ध्यान नहीं आया है कि पहले क्या होता था, रेड एल्गी के बारे में किसी को पता नहीं था। अब लोग वो रेड सी भी एक जगह है, तो लोग जैसे समुद्र में गए घूमने, उन्होंने आपको बोला भाई वहां तो लगता है कि कोई भूत देख सकता है, पूरा समुद्र का पानी लाल हो रहा। अब वो किस वजह से था? वो इस वजह से था क्योंकि वहां पर रेड। अब एल्गी की जो खासियत हम पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन पढ़ा, हमने देखा कि एल्गी को हम कैसे यूज करते हैं, एज ए फर्टिलाइजर, एज ए एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फूड फॉर ह्यूमन, विटामिन्स एंड मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज में जो एल्गी यूज होती है, जहां पर अगर एक सब्सटेंस होता है जहां पर इसको हम यूज करते हैं, ये भी एक तरह की एल्गी है जिसको हम यूज करते हैं जेली। जेली आप जानते हैं, जेली खाते हैं ना, सभी चीजों की जेली और कॉस्मेटिक्स जो बनते हैं आइटम वो इसके बनते हैं। ये क्या होती है, इसकी ये एब्जॉर्ब कर लेती है जेली, मतलब उसको एक शेप देती है, एक तरह से जमाने का काम करती है। तो जो जेली बनाई जाती है उसको हम यूज करते हैं। और अगर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में भी यूज करते हैं जहाँ पर हम बैक्टीरिया को डेवलप करना चाहते हैं, अगर अपने लैब है तो लैब में हम बैक्टीरिया को डेवलप करने के लिए अगर का यूज करते हैं क्योंकि उनको बहुत बहुत पसंद होता है, इसको बहुत पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन्स मिनरल्स, हमने देखे था। दूसरा है एल्गिन, ये जो होता है आइसक्रीम बनाना। आइसक्रीम भी आप जानते हैं क्या किया जाता है, उसको सेट किया जाता है, जमाया जाता है, तो वहां पे बीज का यूज किया जाता है। फिर हमारे पास में आता है फोडर। फोडर क्या चीज है, जो जानवरों का चारा होता है, जो जानवर खाते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं, उसको ग्रास को हम बोलते हैं फोडर। फोडर क्रॉप होती है, फोडर क्रॉप पे जैसे आपने देखा बरसीम, आप जानते हैं ना, अभी आज तो बहुत सारे गायों को बरसीम कटी होगी तो बेचारी गायों ने आज खूब खाया बरसीम। तो फोडर क्रॉप वो फसलें जो जानवरों को खाने के लिए उगाते हैं। अब गेहूं चावल हम उगाते हैं जानवरों के लिए, किसके लिए उगाते हैं, अपने लिए। तो फोडर क्रॉप्स जो जानवरों को खाने के लिए उगाते हैं उनको हम बोलते हैं फोडर क्रॉप्स। नेक्स्ट हमारा आता है एक प्रोसेस है यूट्रिफिकेशन। ये आपके पास थोड़ा ठीक से समझते हैं। यूट्रिफिकेशन में क्या होता है, ये एक प्रॉब्लम है। तो आपने एक और देखा होगा जो वाटर हैंसिंग उसको बोलते हैं। पहले मैं बोलती हूँ यूट्रिफिकेशन, ये प्रोसेस क्या है। वाटर हैंसिंग अभी आपने जब देखो बरसात में या गर्मियों में भी आप कई बार देखेंगे कि बहुत बढ़िया सुंदर तालाब है और अचानक उसके ऊपर पूरी लेयर ऊपर पानी की ग्रीन हो जाती है। वो क्या चीज है, वो एल्गी, वो इसको एल्गल बूम भी बोलते हैं। एल्गल बूम, बूम मतलब बोलते हैं ना बूम, तो बूम मतलब एकदम से ब्लास्ट होना, तो एल्गल बूम। और ये प्रोसेस क्या है, यूट्रिफिकेशन। कैसे यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है, एक तो आपने वाटर हैंसिंग देखा, बड़े बड़े पौधे होते हैं ग्रीन कलर के जो पूरे तालाब को सबको उसको ढक लेते हैं। दूसरी प्रोसेस क्या है, एल्गी क्या करती है, ये जो एल्गन है ये कब बढ़ती है, जब उनको खाने की चीज मिली। कोई भी चीज कैसे बढ़ेगी, ज्यादा ग्रोथ कब करेगी, जब उसको न्यूट्रिशन के बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब इस एल्गी को जब खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है, अब पानी में कौन सी चीज खाने के लिए, ये वाटर है, पूरा पानी तालाब भरा हुआ। जब तालाब में पॉल्यूशन बढ़ जाता है, पानी के अलावा और बहुत सारी चीजें उस तालाब में आकर के मिलने लगती है। गांव के लोगों ने तालाब बनाया, उसमें सारी गंदगी डालना शुरू कर दी। उस गंदगी को खाने के लिए कौन पैदा होती है, ये एल्गी, इनको बहुत पसंद होता है। तो ये क्या करती है, उसमें जितना इनको खाना मिलेगा उतनी बढ़ती जाएगी। तो ये क्या करती है, एक समय आता है कि पूरा तालाब ऐसी ग्रीन कलर की लेयर पूरी बन जाती है और ऐसा लगता है पूरा बेडशीट बिछा दी गई ग्रीन कलर। तो इसको हम बोलते हैं एल्गल ग्रीन या यूट्रिफिकेशन। जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना, पूरी तालाब को ढक देना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या दिक्कत है, एल्गल बढ़ रही है, पानी की गंदगी को साफ कर रही है, तो क्या दिक्कत है, हम तो चिंता करें। लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत इसलिए होती है कि
ये क्या है, पूरी तालाब को हमने पानी को ऊपर से कवर कर लिया। अब पानी में क्या बुरा होता है, आपको पता है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। दूसरे, पानी में बहुत सारे पौधे होते हैं, उनको किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, जिससे वो अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और ऑक्सीजन निकलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं। अब जब ये पूरे तालाब को इसने भर लिया तो सनलाइट क्या होती है, डायरेक्ट इसके अंदर एंटर नहीं कर पाती। अब सनलाइट जब अंदर नहीं जाती है तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बढ़ जाएगी और जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाएगा। तो जो पानी के अंदर जानवर एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स आप जानते हैं, बहुत छोटे छोटे स्पॉन्ज हैं, फिशेस हैं, छोटी फिश, देखिए मैराइन एनिमल्स और सी एनिमल्स दोनों अलग, मैराइन एनिमल्स हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स दोनों अलग, मैराइन जो समुद्र में पाए जाते हैं बड़े बड़े, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो छोटे एनिमल्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, अब ये ऊपर पूरा भर गया, ऊपर से सनलाइट नहीं पड़ रही, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ गई, तो बेचारे खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से करने से अगर ब्यूटिफिकेशन की प्रोसेस होती है, अगर बूम होती है, तो जो छोटे एनिमल्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब क्या होगा, अब वो मर के क्या करें, पानी के अंदर ही सड़ जाए, क्योंकि ऊपर से तो कुछ आ गया है जिसको डिकम्पोज कर सके। तो धीरे धीरे वो तालाब का पानी इतना गंदा हो जाता है, इतना खराब हो जाता है, पूरा पॉल्यूटेड हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है कि लोगों को पीने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर मतलब इसको बोला जाए, वो नहीं रह जाता। इसलिए इस एल्गोन को हम अच्छा नहीं मानते। अदरवाइज क्या पॉल्यूटेंट चीजों को खाता है तो बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा पोल्यूशन साफ होगा, लेकिन पोल्यूशन उसको करने के साथ साथ क्या करता है, पोल्यूशन खुद भी बढ़ता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्यूटिफिकेशन। और ये हमारा एल्गी का पार्ट खत्म होता है, ये एल्गी किस तरह से होती है। लास्ट आपका टॉपिक बचा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, दैट इज प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या चीज है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक एग्जांपल दे दूं तो आपको प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ इसके बारे में अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप सबसे अच्छी तरीके से समझेंगे। आपने मलेरिया का नाम सुना है, सुना है किसी ने, क्या बच्चों सुना है, चलिए अच्छी बात। मलेरिया कैसे होता है, किसकी वजह से होता है मलेरिया, कुछ आप, मच्छरों के काटने से। तो मच्छर को क्या बोलते हैं, मॉस्किटो, ये मच्छरों के काटने से होता है। गुड, तो मॉस्किटो के काटने से होता है। अब मॉस्किटो में क्या करता है, मॉस्किटो के अंदर वो मौजूद रहता है, वो क्या चीज है, ये वही प्रोटोजोन्स है। ये वायरस बैक्टीरिया से बिल्कुल डिफरेंट है, हम हमेशा समझते हैं, इसलिए साइंस आपको पढ़ाई जा रही कि आप ये समझे कि बिल्कुल अलग है, प्रोटोजोन्स अलग होते हैं। मॉस्किटो के अंदर क्या मौजूद रहते हैं, ये प्रोटोजोन्स, जो क्या करते हैं, मलेरिया को फैलाते हैं। लेकिन इस मच्छर को कुछ नहीं होगा, मच्छर के अंदर मौजूद है, तो मच्छर क्या हो जाता है, मॉस्किटो क्या हो जाता है, वेक्टर, जो उसको कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा व्यक्ति हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल समझाऊं, आपके पास में कोई बैठा हुआ, उसने आपको पेंसिल उसको लेकर पहुंचानी है। अब आपको क्या करना है, आप बगल वाले को दे दोगे कि वहां तक पहुंचा दो, वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप क्या हो गए, वेक्टर हो गए, आपने उससे पेंसिल ली और उसको दे दी, आपको ना लेना है ना देना है, आपको उससे कोई मतलब नहीं। तो उसी तरह से ये मॉस्किटो भी होता है, इसके अंदर ये प्रोटोजोन्स मौजूद रहते हैं, और ये क्या करेगा, जब भी ये मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा, हेल्दी पर्सन को काटेगा, और अगर हेल्दी पर्सन की बैठी थी अच्छे से मोटे ताजे रहेंगे, तो उनको बड़ी सी दिखी ये हेल्दी पर्सन है, अब इनको अगर ये काट लिया तो ये क्या होगा, फाइट करेगा, तो ये इन्फेक्टेड हो जाएगा, किससे, इसी मलेरिया से, और ये बढ़ती बढ़ती आगे बीमार पड़ जाएगा। अब अगर मच्छर ने, दूसरी चीज ये है, अगर मच्छर ने इनको काटा है, लेकिन हमको हमेशा काटता है मच्छर, ऐसा नहीं, सारे लोग बीमार थोड़ी पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो मॉस्किटो उनके अंदर प्रोटोजोन्स नहीं मौजूद है मलेरिया में, उन्होंने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को नहीं काटा है। अगर वो नॉर्मल लोगों का खून ले रहे हैं तो ये जो बीमारी है ये नहीं फैलेगी, लेकिन अगर एक भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो आप सोचो मच्छर एक को तो काटता नहीं, कितने सारे लोगों को काटता है, सबको बीमारी फैलाता है। तो ये जो बीमारी है ये फैलाती है प्रोटोजोन्स। अब मैं जब बात करूंगी तो आपको समझ में आएगी ये क्या चीज है। अब फिर से वही सारी चीजें पढ़ते हैं, हैबिट, हैबिटेट, हैबिट मतलब उसकी आदत, और हैबिटेट में पढ़ते हैं कि वो कहाँ पाया जाता है। ये हैबिटेट सबसे पहले बात करते हैं, हैबिटेट कहाँ पाया जा रहा है, ये पाया जाता है बहुत सारी जगहों में, ये इनकी बहुत सारी वैरायटीज है, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस सच एज स्कूल्स, स्कूल में पाए जाते हैं, टैंक में, टैंक में मच्छर, देखिए आप मच्छर टैंक में बनते हैं, सॉइल में मिट्टी पाया जाता है,
एंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जा रहे हैं और इंसेक्ट के अंदर भी पाए जा रहे हैं। और बहुत छोटे भी होते हैं, ज्यादातर छोटे होते हैं, इतनी छोटी स्मॉल से 200 से लेकर 200 माइक्रोन तक ये छोटे होते हैं। न्यूट्रिशन इनका देखिए, न्यूट्रिशन जो है क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रिशन तो ये क्या है, हेटेरोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, जिनका जैसे ये ब्लड के अंदर है वैसे लेते सारी चीजों को। और हेटेरोट्रॉपिक मोनोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट यूग्रीना, यूग्रीना की जो मैंने कल आपको बात की थी, यूग्रीना क्या है, ये प्रोटोजोन्स है, लेकिन ये आपका खाना बना पाता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। ठीक, अब दूसरा इसका शेप क्या है, वैरायटी ऑफ शेप्स, इंटरनल शेप्स है। जैसे आपने अमीबा का पढ़ा है, आपको ध्यान है 7th में पढ़ा था, अमीबा क्या है, प्रोटोजोन्स है, इसका शेप बहुत ही इरेगुलर है, कभी भी किसी भी शेप में चेंज हो सकता है, तो इसका कोई शेप नहीं, फिक्स नहीं है, ये अमीबा। रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन फिशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। फिशन मतलब एक से दो टूट जाना, दो बन गया। बडिंग जैसे ये बना हुआ है, इसका एक यहाँ से बड निकला है, इधर से निकला है, इसके ऊपर निकला है, अब ये बड क्या होगा, टूट करके नीचे गिरेगा और ये पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर मतलब जैसे मलेरिया की बात हो जाती है, मलेरिया के जो प्रोटोजोन से वो क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन, एक ही में बहुत सारे, खूब सारे, और जब ये मैच्योर होते हैं तो ये फट जाते हैं, फट करके पूरे घूमने लगते हैं। अब ये आप थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं कभी आपको समझाऊंगी कि मलेरिया का कैसे ये पूरी ब्लड में, पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू करता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। और जिस दिन मच्छर काटता है उस दिन हमको कुछ नहीं होगा, उस दिन हमको पता नहीं चलेगा। तो ये क्या होता है, प्रोटोजोन्स हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं, अब ब्लड के अंदर पहुंच करके इससे रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं और एक सिस्ट के अंदर खूब सारे हो जाते हैं, फिर वो कहाँ चले जाते हैं, लीवर के अंदर ही बनते हैं, बढ़ते हैं, फिर लीवर से निकल करके ब्लड के अंदर आते हैं और फिर ब्लास्ट कर जाते हैं, तो पूरे चला जाता है बॉडी में। उसी दिन हमको खूब तेज बुखार आता है, तो आप देखते हैं ना मलेरिया के पेशेंट खूब कांपते हैं, खूब ठंड लगती है और खूब सारी रजाई होते हैं, उड़ा देते हैं, इनको ठंड लगती है, फिर टेस्ट में आता है कि किस तरह से इनका ब्लड का वो है। ठीक है, तो ये हमारा है प्रोटोजोन्स का और मलेरिया के स्पोर फॉर्मेशन में। फिर हमारे पास में आते हैं बेनिफिशियल प्रोटोजोन्स। बेनिफिशियल क्या चीज है, कौन कौन से फायदेमंद है, तो जो इंपॉर्टेंट लिंक है एक्वेटिक फूड चेन, प्रोटोजोन्स जो है एक्वेटिक फूड चेन, चेन क्यों बोल रहे हैं, अगर इसका एक खत्म होगा तो दूसरा है, कुछ एक एनिमल्स हैं एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर पाए जाते हैं और तो उन्हीं को खाते हैं, तो ये चेन सिस्टम में जुड़े हुए। अगर ये छोटे वाले खत्म हो गए तो ये वाला मान लीजिए बी वाला, अब ये इसी को खाता है, अब इसको नहीं खाएगा तो ये मर जाएगा, तो इसको जो ये बड़ा वाला खा रहा है खत्म हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। ये फूड चेन है, अगर ये खत्म हो गया प्रोटोजोन्स तो ये खत्म हो गया और इसके साथ साथ पानी का सिस्टम खराब हो जाएगा। प्रोटोजोन्स लिविंग इन द गट ऑफ द रूमिनेंट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। अब रूमिनेंट किसे कहते हैं, याद है कुछ, तो अब हम बात करते हैं रूमिनेंट। किसी को याद है रूमिनेंट क्या है, 7th क्लास में आपने पढ़ा है डाइजेशन वाले में, क्या है रूमिनेंट, रूमिनेंट किसे बोलते हैं, कुछ याद आ रहा, किसी को नहीं याद है, चलिए मैं बता देती हूँ, लेकिन आपको पढ़ना होगा, पढ़ के आओ रूमिनेंट। रूमिनेंट क्या है, किसी को पता, एनीवन, व्हिच एनिमल वी कॉल बेयर, वेरी गुड, इस बंदे किसने आंसर दिया, वेरी गुड। रूमिनेंट जो काऊ है, बफेलो है, क्यों इनको कहते हैं, आपने देखा है कि गाय क्या करती है, एक साथ जो चारा रहता है सारा कुछ एक साथ खा लेती है, गाय भैंस, इवन आपने गोट को भी देखा होगा, बकरी जो है ये क्या करती है, खूब सारा खाना एक साथ खा लेती है और खाने के बाद में क्या करती है, जाकर के बैठ जाती है, जब आराम करती है तो तब क्या करती है, ये दोबारा, आपने देखा ना मुंह चला के रहती है, इनके पास अपनी खाने का नहीं रहता है, फिर भी आप देखो बैठ कर मुंह चला के ऐसे कर, तो लगता है जैसे बैठ चढ़ा है, गाय चढ़ाई, लेकिन वो क्या करती है, वो एक बार तो खाना खा लेती है, उनकी क्या होता है 4 चैम्बर का सिस्टम होता है, हमारे पास में एक ही सिस्टम हमारे पेट में, उनका 4 चैम्बर का सिस्टम होता है। और ये आपने पहले पढ़ा होगा, पहले वो क्या करती है, जो खाती है वो सारा कुछ यहाँ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, अब दोबारा जब वो आराम करती है
मुंह में उससे लाती हैं और फिर ये मुंह में उसका मान देता है कपड़ा से मुंह के अंदर, वापस मुंह के अंदर लाती है और फिर से आता है खाना जो आधा यहाँ पे बचा हुआ खाना रहता है वापस आता है और फिर से वो खाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाय भैंस खाना जो खाती है वो क्या खाती है, सारा उनका खाना जो होता है रॉ होता है। आपने देखा है सारा चार वो डायरेक्ट पेड़ पौधे खा लेती है सारे ऊपर से। अब वो जो लेयर है क्या बोल रहे बेटा, वो जो कच्चा खाना होता है वो बना होता है सेलुलोज से, तो वो एक बार में नहीं खा सकता, तो उसके लिए उनको क्या करना होता है, 2 बार खाना, एक बार खा के हल्का डाइजेस्ट होता है, उसके बाद उसको वापस निकालती है और फिर से खाती है अपने इसी जो उनकी जो ट्यूब होती है उससे भी। इसलिए इनको हम बोलते हैं रूमिनेट, जो 2 बार खाना को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस करते हैं, और इसीलिए होता है कि इनका सेलुलोज। अब ये रूमिनेट एनिमल्स होते हैं तो सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलोज बहुत हार्ड होता है, प्लांट का जो ऊपर का लेयर होती है, हमने सेल पढ़ा, प्लांट का ऊपर का जो लेयर है वो सेलुलोज की बनी होती है, बहुत हार्ड होती है, तो उसको पचाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये जो इस तरह के एनिमल्स हैं उनके स्टमक में ये पाए जाते हैं कोकोजोन्स, जो इस सेलुलोज को पचाने में उनकी हेल्प करते हैं, ऐसा एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिससे कि वो जल्दी पच जाए, और बदले में उनको क्या मिलता है, स्टमक में जो हमने खाना खाया है उससे जो एनर्जी है, जो ब्लड की जो एनर्जी उनको मिल रही है, तो उस एनर्जी को वो इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए सेलुलोज को आसान करके खाना पचने में हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा हमारे बॉडी में अपेंडिक्स है, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा अपेंडिक्स का दर्द था, पेट में बहुत दर्द हो रहा था, डॉक्टर के पास गए दिखाया तो उन्होंने अपेंडिक्स बताया और कई बार वो ऑपरेट करके इसको निकाल देते क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा अपेंडिक्स तब हमारे काम आता था जब हम कच्चा खाना खाते थे। आपने पढ़ा कि एसएसटी में पढ़ा कि जो पुराने टाइम में हम लोग जब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर थे, वो क्या थे, वो खाना आग में जलाना जानते थे, आग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वो क्या करते थे, सारा कुछ कच्चा खाते थे। हाँ बोलो, पर है नहीं अक्षता, यहाँ पे नहीं आ रही बेटा, अक्षता दिखनी नहीं मुझे। ओके ओके, हाँ ठीक है, हो गया, चलिए ठीक है, हाँ ऐसे बोल दिया करो। हेलो, आवाज सुनाई दे बेटा? चलिए, तो मैं बता रही थी कि जब हम लोग, तो हमारे जो पुराने लोग थे, हम लोग क्या था, हमने आग को जलाना नहीं सीखा, तो हमने जब आग को जलाना नहीं सीखा तो हम कच्चा खाना खाते थे, चाहे वो एनिमल हो, मतलब हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो। कार्निवोरस तो फ्लैश ईटर है, और हर्बीवोरस जो घास पत्ती खाते हैं, तो अगर हम वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें खाएं तो वो भी हम हर्बीवोरस। तो पहले हम बच्चे खाते थे, चाहे वो एनिमल के फ्लैश को यूज़ करें, चाहे हम प्लांट को यूज़ करें, तो हमारे लिए भी क्या था, हमारी बॉडी में भी ये प्रोटोजोन्स बैक्टीरिया पाए जाते थे कि जो हमारे जो सेलुलोज होता था क्योंकि वो कच्चा खाया, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में इस तरह की प्रोसेस बनी हुई थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने पका खाना सीख लिया, सबसे पहले हमने आग जलाना सीखा, जब हमने आग जलाना सीखा तो हमने चीज़ों को बनाना सीखा, तो धीरे धीरे हमने खाने को कन्वर्ट कर दिया, हम पका खाना खाने लगे। तो जो जो वो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, हमारे अपेंडिक्स जो एक पार्ट होता है, मैं आपको देखिए जो पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, स्टमक है एलिमेंट्री कैनाल, आपने देखी ना खूब बड़ी सी एक लॉन्ग लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद में इसके अंदर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर। अब यहाँ से इस तरह से रहता है, यहीं पे एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है, इस अपेंडिक्स के अंदर मौजूद है। अब ये क्या करता है, ऐसा ऐसा एंजाइम सीक्रेट करता है कि सारी चीजें पच जाए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब हम पका खाने लगे तो इस बैक्टीरिया की जरूरत नहीं रही, तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी से खत्म चला गया, क्योंकि उसको तो खाने को कुछ चाहिए, वो सेलुलोज ही खाता था, तो वो चला गया हमारी बॉडी से खत्म हो गया। अब कभी किसी वजह से जब यहाँ पर कोई खाने की चीज फंस जाती है तो धीरे धीरे वो क्या होती है, सड़ने लगती है, सड़ने लगती है, तो ये पार्ट को सेल को डैमेज करना शुरू करती है और हमारी
हमारे घुटने पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये इतना सकता नैरो होता है कि फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको काट के अलग कर देते हैं कि भाई बॉडी के बाकी पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो ये हमारे बॉडी का जो सिस्टम है इस तरह से बना हुआ था कि हर चीज को धीरे धीरे जो चीजें हमारे काम की थी वो खत्म होती गई। जैसे हमको कहा जाता है ना कि हमने सारी चीजें किससे बनी, पानी से। तो आपकी आंखों में देखिए यहाँ पर बना हुआ है हल्का सा पिंक कलर का दिखेगा, वो क्या है, डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहलाती है। वो के मेम्ब्रेन क्या है कि जब हम पानी के अंदर रहते थे, अभी भी आप देखें उनको डायरेक्ट आप देखें तो जैसे डिस्कवरी वगैरह में आप देखें जैसे पानी के अंदर जाता है वैसे एक लेयर की आंखें चढ़ जाती है पानी, ताकि पानी से अंदर ना जा सके। तो जब हम पानी में रहते थे तो हमारी लेयर काम धीरे धीरे हमने क्या किया, पानी के अंदर अंदर हम छोटे से करते नहाने वाने के, स्विमिंग करने गए, ऐसे कभी गए, तो धीरे धीरे क्या हुआ, बाहर आके जमीन का सेलेस्टियल एनिमल हो, एक्वाटिक एनिमल से, तो हमारी ये डिपेंडेंस धीरे धीरे खत्म हो गई। अब देखिए थोड़ी सी हमारी यहाँ पे कॉर्नर पे खाली खुले हैं। ऐसे बहुत सारे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जो हम नहीं यूज करते हैं तो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। इसीलिए बता रहे ब्रेन का यूज क्या करो, ये ऐसा ना कि ब्रेन खत्म हो जाए, ये हमारा तो यूज नहीं हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं